हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सोमेश वर्मा आज इस वीडियो में आपके लिए RRB ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसका GK GS का एनालिसिस लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं GK GS के एनालिसिस की, RRB ग्रुप डी की। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जा कर के चाहो तो चेक कर सकते हो, आप वीडियो को देख सकते हो। आज हम 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर के जितने भी GK GS के क्वेश्चन हैं हमारे पास, जितने भी आए हुए हैं, हम उनको एनालिसिस कराएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चन देते चलेंगे साथी। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये बेस्ट एनालिसिस रहने वाला है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एनालिसिस जो है वो आपको कैसा लगा और आपके क्वेश्चन इनमें से आए या नहीं आए, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। ठीक है साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो हमने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए हैं यहाँ पर, तो हम क्वेश्चनों को देखेंगे बारीकी से और एक एक नंबर से क्वेश्चन देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर लिया है पहला नंबर क्वेश्चन आया हुआ है आपके RRB ग्रुप डी में 15 सितंबर के दिन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका कि गोवा की राजकीय भाषा क्या है। ये आपका क्वेश्चन है कि गोवा की जो राजकीय भाषा है क्या है, राजकीय भाषा। तो उसके बारे में पूछा है कि जो गोवा की राजकीय भाषा है वो क्या है। तो साथियों आपको पता होगा वैसे भी कि क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, कई फेजों के अंदर क्वेश्चन आया है और बार बार रिपीट होकर ये क्वेश्चन आ रहा है कि गोवा की राजकीय भाषा कौन सी है। तो आपको पता है कि गोवा की जो राजकीय भाषा है वो है कोंकणी। क्या है, कोंकणी जो है वो गोवा की राजकीय भाषा है। ठीक है, अगर गोवा की नदी की बात करें, साथ ही हम गोवा की बात कर ही लिए, तो गोवा की अगर नदी की बात करें, किसकी नदी की, तो यहाँ पर मांडवी एक नदी है। मांडवी क्या है, मांडवी जो नदी है ये गोवा की एक नदी है और इसी नदी पर गोवा की जो राजधानी है पणजी, क्या है, गोवा की राजधानी जो है पणजी, वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है साथियों, यहाँ पर साथियों आपको पता है कि गोवा की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए गोवा क्या होता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे छोटा। यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। अगर नंबर के हिसाब से पूछा जाए तो ये 25वें नंबर पर आता है। ये नेवी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर कि गोवा जो है वो कितने नंबर पर आता है भारत के राज्यों में, तो 25वें नंबर पर आता है। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पर गोवा की बात की गई है तो आपको पता होगा गोवा के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम सिंगमो फेस्टिवल। कौन सा है, सिंगमो महोत्सव। यानी कि जो सिंगमो महोत्सव है ये भी गोवा का महोत्सव है। और गोवा की बात करें तो गोवा एक यानी कि भारत का पहला, यानी कि गोवा जो है वो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। कौन सा है, रेबीज मुक्त। यानी कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य जो है रेबीज मुक्त वो आपका गोवा हो जाएगा। गोवा की अगर बात करें हम तो गोवा जो है वो हर घर जल योजना वाला पहला राज्य है। हर घर जल योजना, यानी कि गोवा के अंदर हर घर जल योजना वाला पहला राज्य कौन बन गया है, वो भी आपका गोवा बन गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर गोवा की बात कही गई है तो आपको पता होगा, तो गोवा में आपको पता होगा कि गोवा के जो CM है, क्या है, वर्तमान में CM अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो वर्तमान में CM जो है वो है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। ये हो जाएंगे आपके गोवा के CM। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथ ही आपको वैसे पता होगा, आपने पढ़ा होगा कई बार। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी, ज्योतिबा फुले। यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, बात कर लें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा कब की गई थी, तो आपको पता होगा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ज्योतिबा फुले की बात कर लिए तो ज्योतिबा फुले की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। क्या था, सावित्रीबाई फुले।
इनके बारे में बात कर लेते हैं। सावित्रीबाई फुले, ठीक है साथियों, यानी कि इनकी ये पत्नी हुआ करती थी सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की कौन थी, पत्नी थी। हमने बात क्यों कही यहाँ पर इनकी, क्योंकि इनके द्वारा 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला कॉलेज खोला गया था। यानी कि भारत में जब पहला कॉलेज खोला गया था, गर्ल्स कॉलेज खोला गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1848 के अंदर ज्योतिबा फुले के द्वारा गर्ल्स कॉलेज को खोला गया था। ठीक है, यहाँ पर ज्योतिबा फुले की बात कही गई है, तो आपको पता होगा कि ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। क्या है, पुस्तक, यानी कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक की बात करें तो गुलामगिरी, क्या है, एक गुलामगिरी करके एक पुस्तक है जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है, ये लिखी गई थी आपकी 1872 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1872 ईस्वी के अंदर जो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है साथियों, तो ये ज्योतिबा फुले का रहा ये क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा ये की गई थी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसको साफ कर लें यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आया है। देखिए हम अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या आया है, सरदार, यहाँ पर आया है सरदार स्वर्ण सिंह, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर आपको पता होगा वैसे भी कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था। ये संविधान से यानी कि पॉलिटी के माध्यम से क्वेश्चन आया, यानी पॉलिटी में से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो आपको पता होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो संविधान में जोड़ा गया था वो मौलिक कर्तव्य था। क्या था, मौलिक कर्तव्य। ठीक है साथियों, क्या था, मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, जो कि मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की जब बात कही गई है तो आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग में आते हैं, तो वो आते हैं संविधान के अंदर भाग 4 के क के अंदर। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल के अंदर आते हैं 51 के क के अंदर। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में आते हैं और आर्टिकल 51 के क के अंदर आते हैं। ये कहाँ से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे रूस से, यानी कि सोवियत संघ थे, सोवियत संघ से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको पता होगा 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वें मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आपको पता होगा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यानी कि किसके माध्यम से जुड़ा गया था, वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जुड़ा गया था, जो कि 11वां आपका मौलिक कर्तव्य हुआ करता था वो, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या है, निःशुल्क शिक्षा दिए जाने से रिलेट करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का ये प्रावधान रखता है, जो कि 11वां आपका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है तो आपको आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कई बार पूछ भी लिया गया है कई चीज़ों के अंदर कि मौलिक अधिकारों को, तो मैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों को और बता देता हूँ आपको। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की बात कर ले हम यहाँ पर कि मौलिक अधिकार जो है वो कैसे क्या रहने वाले हैं। तो आपको पता होगा जो मौलिक अधिकार है संविधान के अंदर वो भाग 3 के अंदर आते हैं। कितने में, भाग 3। भाग 3 यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो रहता है वो आपका रहता है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे आपके यूएसए के संविधान से। ठीक है साथियों, भाई साहब यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया था। अगर हम बात करें कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने, तो वर्तमान में आपको मौलिक अधिकार जो देखने को मिलेंगे वो आपके 6 होंगे और मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे वो आपके 7 हुआ करते थे। इसमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके
आर्टिकल कहाँ पर, आर्टिकल 300 के क में जाकर के रख दिया गया है। यानी कि 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे मूल संविधान के अंदर, जिसमें से एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा करके आर्टिकल 300 के क में जाकर के रख दिया गया है। अब आपके 6 मौलिक अधिकार बाकी है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आपके, वो भी बता देते हैं हम आपको कि 6 जो मौलिक अधिकार है वो आता है समता या समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक रहता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपका स्वतंत्रता आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका 19 से लेकर के 22 तक होता है। यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इससे नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर के 24 तक आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार जो होता है वो आता है आपका 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा संबंधी या संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो आता है। कौन सा, शिक्षा संबंधी या संस्कृति शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, संस्कृति शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से लेकर के 30 तक आपका हो जाएगा। और जो लास्ट का आता है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6वें वाला जो आता है वो आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है वो 32 से लेकर के 35 तक आपका रहता है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर के 35 तक आपका हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 6 मौलिक अधिकार। क्या हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए, जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये पिछली वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है कि नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 19 से 22 तक आता है, ये पिछली शिफ्ट में पूछ चुका है 13 सितंबर के दिन। ठीक है साथियों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा गया है। तो इधर से हम साफ कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है साथियों, एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आया है, आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपका, आपने किया भी होगा। आत्मीय समाज की स्थापना ये पूछा गया है कि आत्मीय समाज की स्थापना जो थी वो किसके माध्यम से की गई थी या फिर किसने की थी। तो आत्मीय समाज की स्थापना जो की थी वो आपको पता होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। साथियों अगर आपसे बात करें कि आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी, तो ये जो की गई थी वो 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी और ये की गई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, जो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, जहाँ राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। आपसे आत्मीय समाज की स्थापना पूछा है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना, कौन सी, ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी आपकी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, आपको पता होगा साथियों, राजा राम मोहन राय से याद दिलाते हैं हम आपको 1829 की सन याद है, आपको 1829 की सन याद है। यानी कि 1829 की सन, वही सन ध्यान रखिए, वही सन कौन सी, जब सती प्रथा हुई थी। सती प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था 1819 में। किसके सहयोग से, तो वो हुआ था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से आपका सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा राम मोहन राय भी थे। 1829 की ये बात है। ठीक है साथियों, आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा है और एक क्वेश्चन और आया था आपका पीछे शिफ्ट में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्या, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होगा जो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है साथियों, यानी कि आर्य समाज की स्थापना
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापना कर चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर यहाँ पर बात की गई है तो आपको पता होगा इनके द्वारा एक नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, यानी कि ये नारा बहुत फेमस भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है कि नहीं? तो इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा था। बार बार स्वामी विवेकानंद का नाम आ रहा, तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जब बात करें हम, तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कब की गई थी, तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी स्थापना। ठीक है साथियों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। यहाँ तक तो रहा ये, और ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे, वो हमने आपको बताए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है? ये देखिए आपका वेस्ट ऑफ वेस्ट क्वेश्चन निकल के आया है और कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है और लगातार रिपीटेड होता आ रहा है ये क्वेश्चन कि मांजुली जो नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप है, नदी द्वीप, ये मांजुली नदी द्वीप है, वो पूछा गया है कि किस नदी पर बना हुआ है। तो साथियों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा रहा है, लगातार आ रहा है ये। तो आपको पता होगा मांजुली नदी द्वीप है वो कौन सा है? ये विश्व का, किसका? विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली नदी द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कि नहीं साथियों? ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है साथियों, यानी कि मांजुली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? असम में। कहाँ पर साथियों? असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर यह मांजुली नदी द्वीप बना हुआ है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम के अंदर। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा आपका उमानंदा। क्या हो जाएगा? उमानंदा नदी द्वीप। कौन सा? उमानंदा नदी द्वीप, जो भी कहाँ पड़ता है? ये भी असम के अंदर ही पड़ता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बात अगर आपसे करी गई है, अगर ब्रह्मपुत्र की बात अगर आपसे की गई है, तो आपको ब्रह्मपुत्र की टोटल ऑफ लंबाई की बात करें, किसकी? टोटल ऑफ लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र की टोटल ऑफ लंबाई जो होती है वो होती है 2900 किलोमीटर की। अगर हम इसे इंडिया के अंदर देखें कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो आपको इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो देखने को मिलेगी वो 916 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की गई है तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ इसकी उपनदियों की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ लगातार क्वेश्चनों में आ रही हैं ग्रुप डी के में कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे आपको हम बता दें कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, जैसे तिस्ता है, आपकी देहांग है, कौन सी है? एक है आपकी देहंग है, आपकी लोहित है कि नहीं? आपकी सुबनसिरी है, आपकी तिस्ता है, देहंग है, लोहित है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, केमांग है। ये जो है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असम की अगर आपसे बात करें तो असम से एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, काफ़ी शिफ्टों के अंदर देखा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इससे क्वेश्चन आ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य के अंदर है। तो मैंने आपको बताया अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम के अंदर है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एक सिंग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, असम के अंदर एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है
नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नवीनतम की बात करें, किसकी, नवीनतम की, यानी कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी कि देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या पूछे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट। क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट जो है 1936 की बात करें कि जिम कॉर्बेट 1936 के अंदर जिम कॉर्बेट का नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट का एक प्राचीन नाम था या पुराना नाम था, आप कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। अभी क्या कर दिया है, जिम कॉर्बेट का नवीनतम नाम भी आ गया है कि जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया है, तो जिम कॉर्बेट का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट का नया नाम हो गया है। साथ ही एक क्वेश्चन और आपसे हम रिलेट कर लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, कि अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम बात करें कि भारत का, किसका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भारत का वो उसे बोलते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, हेमिस उद्यान, एक सेकेंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता होगा ये पड़ता है लद्दाख के अंदर। कहाँ पर, लद्दाख के अंदर जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके कुछ, जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, और कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आगे शिफ्ट में, आगे एग्जाम में, आगे फेज में आ सकते हैं, उनके बारे में भी हमने आपको बड़ी बारीकी से और बड़ी अच्छे से बताया है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो गारंटी है यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें आप कमेंट के जरूर बताएं इनमें से आपका क्वेश्चन, इनमें से ये क्वेश्चन आए हैं तो आपने इनमें से कौन से क्वेश्चन किए थे, हमें कमेंट कर ये बात जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही आरआरबी ग्रुप डी का एनालिसिस जीके जीएस का रेगुलर आपको मिलता रहेगा। ठीक है नहीं, तो जीके जीएस का ही पोर्शन मिल पाएगा अभी तो फिलहाल। ठीक है, तो जीके जीएस का पोर्शन जितना भी है वो हम आपको कंटेंट देते रहेंगे एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली पर नए हो तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।